नमस्कार दोस्तों, मैं जीतन द्विवेदी। आप सभी का स्टडी विद जीतन चैनल पर स्वागत है। यहाँ हम एमपी हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। उसके अंतर्गत आज की जो हमारी क्लास है वो है मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल को हम माइक्रोलिथिक पीरियड भी कहते हैं। तो क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ बहुत सारे हमें लघु पाषाण उपकरण मिले हैं। विंध्य क्षेत्र में सीएल क्लाइकल ने 1867 में बहुत सारे लघु उपकरण की खोज की, इसलिए इस काल को हमने माइक्रोलिथिक पीरियड भी कहा। पिछली क्लास में आपको याद हो, हमने उच्च पुरा पाषाण काल में बताया था कि हिमयुग की समाप्ति हो रही है। हिमयुग की समाप्ति से क्या होता है? अब मौसम गर्म हो रहा है, बारिश हो रही है और बहुत सारा क्लाइमेट परिवर्तन देखने को मिल रहा है। यानी अब जानवरों का जो छोटे जानवरों हमें ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। अब छोटे जानवर जब मिल रहे हैं तो उनको शिकार करने के लिए हमें छोटे औजारों की आवश्यकता पड़ेगी। तो जो छोटे औजारों की आवश्यकता हमें पड़ेगी, इसलिए हमने इसको माइक्रोलिथिक पीरियड बोला है। आगे हम क्लियर करेंगे कौन से वो छोटे जानवर हैं और उन औजारों की साइज कितनी होती थी और किस प्रकार के औजार हुआ करते थे। तो आज हम देखते हैं मध्य पाषाण काल को। मध्य पाषाण काल का आपको मोटे तौर पर समय पता ही है, जो हमने पिछली क्लासों में भी आपको स्पष्ट किया था। इसका समय हम 10,000 BC से आपका 7,000 BC के मध्य इसको हम मानते हैं। एक चीज और इसको देखें, आप देख रहे हैं कि उच्च पुरा पाषाण का जो समय खत्म हो रहा है वो 10,000 BC से हो रहा है और मध्य पाषाण काल 10,000 BC से प्रारंभ हो रहा है। यानी हम मध्य पाषाण काल को संक्रमण काल भी कह सकते हैं। संक्रमण काल से आशय है कि कुछ पुरानी विशेषताएं लिए हुआ है, यानी ये काल जो है वो उच्च पुरा पाषाण यानी पुरा पाषाण काल की भी कुछ विशेषताएं लिए हुए हैं और कुछ कुछ नव पाषाण काल की विशेषताएं भी लिए हुए, क्योंकि अगला जो काल आएगा नव पाषाण काल वो 7,000 से प्रारंभ होगा। तो इसमें दोनों के ही क्या मिलेंगे? आपको सिम्टम मिलेंगे। इसलिए इस काल को हम क्या बोलते हैं? संक्रमण काल। कई बार एग्जामों में देखते हैं, प्रश्न आता है कि संक्रमण काल किसे कहते हैं, तो वो भी मध्य काल को, मध्य पाषाण काल को हम संक्रमण काल कहते हैं। तो हम उसके कुछ फैक्ट देखें। पहले तो हम यही देखते हैं कि इसको माइक्रोलिथिक काल भी कहते हैं। तो लिखते हैं पहला देखें आप इसका तत्व, सीएल कलाइयल ने 1867 में विंध्य क्षेत्र में, विंध्य क्षेत्र आपको पता है, विंध्य क्षेत्र में लघु पाषाण उपकरण खोजे। ठीक, उपकरण खोजे, इसलिए हम इस काल को क्या बोल जाते हैं? इसलिए इस काल को माइक्रोलिथिक्स काल भी कहते हैं, माइक्रोलिथिक्स भी कहते हैं या माइक्रोलिथिक्स पीरियड भी कहते हैं। ठीक, तो एक तथ्य आपने जाना कि किस काल को हम माइक्रोलिथिक्स पीरियड बोल रहे हैं? मध्य पाषाण काल को हम माइक्रोलिथिक्स पीरियड बोल रहे हैं। ठीक, अब दूसरा तथ्य हमने जो बोला है कि इस काल को हम संक्रमण काल भी बोल रहे हैं। संक्रमण काल क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि पुरा पाषाण काल के भी फीचर्स लिए हैं और नव पाषाण काल के भी विशेषताएं लिए हुआ है ये काल, इसलिए इस काल को हम क्या बोल जाएंगे? संक्रमण काल बोलेंगे। तो अगला तथ्य लिखेंगे आप। अच्छा, माइक्रोलिथिक्स जो हमने पीरियड दिखाया है, क्योंकि यहाँ हथियारों की जो साइज है औजारों की वो 1 से 8 सेंटीमीटर ही आपको देखने मिल रही है, यानी औजार कैसे हो गए? छोटे हो गए। तो उसको हम आगे देखेंगे। पहला तथ्य जाना आपने कि इस पीरियड को हम क्या बोल रहे हैं? माइक्रोलिथिक पीरियड। दूसरा तथ्य लिखें आप, इस काल को
संक्रमण काल भी कहते हैं। ठीक, क्यों कहते हैं, नीचे आप लिख लें इसको, क्योंकि यह काल पुरापाषाण और नवपाषाण के मध्य है। ठीक, इसलिए इसमें दोनों ही फीचर्स आपको क्या मिलेंगे, देखने को मिलेंगे। अब दो तथ्य आपने जाने, अब हम इसके बारे में, अब हम इसके क्या देखेंगे, अब हम इसके लक्षणों को देखेंगे कि मध्य पाषाण काल के मानव को आप कैसे पहचानेंगे। जैसे पुरापाषाण काल के मानव को पहचानने की हमने कुछ आपको विशेषताएं, लक्षण बताए थे। वहां हमने पहला बताया था कि यहाँ का मानव आखेटक या शिकारी है, खाद्य संग्राहक है, पशुपालन का ज्ञान नहीं है, कृषि का ज्ञान नहीं है, और खोज में उन्होंने आग की खोज की थी। तो ये सब आप चीज़ें देखते हैं तो आप बता देते हैं कि ये मानव पुरापाषाण काल के हैं। यहाँ कैसे पहचानेंगे, तो आप लिखेंगे लक्षण। यहाँ का मानव अब पशुपालन करने लगा है, पहला। दूसरा, आग का प्रयोग सीख गया है। तीसरा, अब यहाँ का मानव अंत्येष्टि विधि भी जाने लगा है, यानी कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसका कैसे समाधान करना है वो भी यहाँ जाने लगा है। और यहाँ शिकार में और खाद्य संग्राहक में भी परिवर्तन हुआ, अब मानव छोटे जानवरों का शिकार यहाँ करने लगा है। तो ये कुछ लक्षण हैं जिनको आप जानकर पहचान जाएंगे कि हम किस काल की बात कर रहे हैं, मध्य पाषाण काल की बात कर रहे हैं। तो अगली आप हेडिंग डालें लक्षण। ये दो तथ्य आपने जाने लिए, संक्रमण काल और माइक्रोलिथिक पीरियड इसको हम बोलते हैं। ये सारे जितने भी तथ्य हम यहाँ से आपको देते हैं, एग्जामों में आते ही आते हैं, आप क्वेश्चंस लगाना प्रारंभ करें आपको मिलेंगे। और जो मेंस में आपका इकाई 2 में प्रागैतिहासिक काल टॉपिक है, उसके अंतर्गत आपका ये चौथा वीडियो भी है, अभी दो तीन वीडियो और रहेंगे, यानी आप इन वीडियो को देखकर मेंस का वो टॉपिक को यहाँ से तैयार कर सकते हैं। अब हम इसके लक्षण या विशेषताएं देखें। पहला फीचर्स क्या है मध्य पाषाण काल के मानव को पहचानने के लिए, तो पशुपालन की शुरुआत हो गई। यहां से सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है पशुपालन की शुरुआत। और एक और शुरुआत तो हुई है, अब एक प्रश्न और बनता है कि पहला पशु कौन पाला मानव ने, तो वो भी आप यहीं लिख लें। पहला पशु जो था वो आपका कुत्ता था। ठीक, तो ये भी आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, अब एक लक्षण देखा आपने कि यहां पशुपालन की क्या हो गई है, शुरुआत हो गई है। पहला पशु क्या देखने को मिला, कुत्ता। दूसरा लक्षण देखें, अभी हमने आपको पिछली क्लास में बताया था कि पुरापाषाण काल में आग की खोज हुई है, परंतु आग का प्रयोग या आग का सही तरीके से इस्तेमाल वो इस काल में करने लगे। तो आप लिखेंगे आग का प्रयोग सीख गए वो। खोज पहले ही हुई है ना, आग का प्रयोग। ठीक है, तीसरा देखें आप, अब यहां क्या हो रहा है, अब मानव अंत्येष्टि विधि, अंत्येष्टि मतलब जब कोई भी इंसान मर जाता है तो उसको दफनाना है, गाड़ना है, क्या करना है, वो भी अब यहाँ का मानव धीरे धीरे समझने लगा है। परंतु मध्य प्रदेश में ऐसे कोई साक्ष्य नहीं मिले, यहाँ मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने के प्रमाण हमें मिले हैं, ना कि इंसानों के। तो लिखेंगे आप, अब मानव अंत्येष्टि विधि भी जानने लगा है, या अंत्येष्टि विधि कह सकते हैं अपन कि अंत्येष्टि विधि भी करने लगा है, बाकी भारत में इसके कई जगह हमें प्रमाण मिले हैं, दमदमा, पर उसको हम बाद में इंडियन हिस्ट्री में देखें, क्योंकि अभी आप एमपी में फोकस है। तो एमपी में हमें मानव के साथ कुत्ते को जरूर साथ में दफनाए जाने के प्रमाण मिले हैं। ठीक है ना, आप 3 फीचर्स हो गए। चौथा देखें आप, खाद्य संग्राहक तो मानव अभी भी है, पर उसमें परिवर्तन हुआ है। क्या परिवर्तन हुआ है वो लिखें आप, लिखेंगे खाद्य संग्राहक
खाद्य संग्राहक एवं शिकार में परिवर्तन। शिकार में परिवर्तन, क्या परिवर्तन हुआ वो देखें आप। परिवर्तन हुआ, क्या परिवर्तन हुआ वो आप नीचे देखें। हमने आपको बताया कि क्लाइमेट चेंज हुआ है, यहाँ हिमयुग की समाप्ति हुई है अभी अभी, तो यहाँ अब बड़े जानवरों के अलावा वो छोटे जानवरों का शिकार करने लगा है। तो लिखें आप, अब बड़े जानवरों के अलावा छोटे जानवरों का शिकार करने लगा। कौन से छोटे जानवर देखने मिल रहा है? जैसे अब वो मछली का शिकार करने लगा है, यहाँ पक्षी का करने लगा है, और खरगोश आदि का शिकार करने लगा है। ठीक है, यानी अब वो छोटे जानवरों का भी यहाँ वो क्या कर रहा है? शिकार कर रहा है। अब ये तो आपने फीचर्स डाल लिए। जैसे पुरापाषाण काल में क्या देखने को मिल रहा था? मानव खाद्य संग्राहक है या अवरी जीवन जी रहा है। यहाँ अब मानव क्या करने लगा है? सबसे इंपॉर्टेंट यदि कैरेक्टर जानना है तो वो है पशुपालन की शुरुआत हो चुकी है यहाँ। ठीक है, दूसरा आग का यहाँ प्रयोग हुआ है, वहाँ ज्ञान था, है ना। अब खाद्य संग्राहक तो अभी भी कर रहा है, शिकार तो अभी भी कर रहा है, पहले बड़े जानवरों का कर रहा था, अब छोटे जानवरों का कर रहा है। ठीक है, अब हम ये देखेंगे कि यहाँ जो मानव औजार बना रहा है तो वो किस पत्थरों का उपयोग कर रहा है। पहले आपने देखा क्वार्ट्जाइट का, आगे आपने देखा कि फिर जस्पर, चार्ट, फ्लिंट का उपयोग करने लगा। तो यहाँ वो सारे तो औजार पत्थर चल ही रहे हैं, उसमें कुछ और पत्थर जुड़ चुके हैं, तो उनको भी हम यहाँ देखते हैं। तो आप अगली हेडिंग रखें, इसको लिख लें पत्थर। लक्षण देख लिया आपने, यानी एक एक टॉपिक को एमपी के दृष्टिकोण से हम काफी डिटेल में देख रहे हैं, और इतना ही आपको देखना है, इससे ज्यादा फिर आपको करना भी नहीं है, क्योंकि आपको एक समझ हो जाए, क्लियर हो जाए, कंसेप्ट क्लियर रहे, तो यही जरूरी है यहाँ। अब आप देखेंगे पत्थर, यानी मध्य पाषाण काल में अभी कौन से पत्थरों का उपयोग चल रहा है। पत्थर डाल दे हेडिंग, और लिखेंगे पत्थर में, जैसे अभी क्वार्ट्जाइट तो है ही, क्वार्ट्जाइट ऐसा नहीं कि वो पत्थर बंद हो गए सीधा, वो भी इस्तेमाल हो रहे हैं। क्वार्ट्जाइट है ना, चार्ट, जस्पर, फ्लिंट, ये तो आपने देखे ही हैं, पिछले तक देखे हैं। इसके अलावा आप क्या आ गए हैं? अब आ गए हैं और पत्थरों में स्फेटिक, है ना, एक कैल्सी आपका जो है कैल्सीडोनी है एक। ठीक है, तो ये पत्थर है उस समय आदि, इतना आप जानते रहिए। अब जो ये पत्थर हैं, क्योंकि अब औजार कैसे उपयोग हो रहे हैं, आपने यहां क्या देखा? अब औजार छोटे प्रयुक्त हो रहे हैं, छोटे प्रयुक्त हो रहे हैं। तो कौन कौन से औजार हैं वो और आप लिखें। पत्थर तो आपने देख लिया कि हम किस कौन का उपयोग कर रहे हैं, औजार देखें। अब आप देखें, हमें यदि खरगोश का शिकार करना है, पक्षी का शिकार करना है, मछली का शिकार करना है, तो हमारे पास कुछ इस तरीके से औजार हो चाहिए, हम उसको फेंक के मारे। और औजारों की साइज हम बता ही चुके हैं, माइक्रोलिथिक पीरियड कहते हैं इसको, 1 से 8 सेंटीमीटर का है। तो वो औजार कौन से होंगे? तो औजारों को आप पहला औजार लिखें यहाँ त्रिभुज, नाम से ही क्लियर है, यानी 3 उसके नुकीले खूंट हो गए, 3 उसके नुकीले सिरा होंगे या कोड होंगे, ताकि हम इसको फेंक के मारे और जाके खरगोश में लगे और मर जाए। साइज आपको पता ही है इन औजारों की, जो ये प्रयुक्त हो रहे हैं, इनकी साइज सब कितनी है? 1 से 8 सेंटीमीटर तक के ही हमें मिल रहे हैं औजार अभी भी। तो आपने त्रिभुज देखा, पहला औजार जाना यहाँ। दूसरा है हमारा कौन सा? समलंब, ठीक है ना, समलंब है, सारे फेंक के मारने वाले ही हैं ये समलंब।
इन सिराओं पर नुकीले हिस्से हैं ये सारे, तो ये समलंब हुआ आपका। और एक तीसरा है नवचंद्राकार। नवचंद्राकार, नवचंद्राकार, ये तीन ही आपको यहां मोस्टली ध्यान रखने हैं। नवचंद्राकार कैसे बनता है? इस तरीके से डिजाइन होता है लगभग नवचंद्राकार। तो ये आप क्या है, वो औजार हैं जो मध्य पाषाण काल में उपयोग हुए हैं। ये सारे नुकीले क्रोड के हैं, ये भी आप यहां लिख लें। यह है सारे नुकीले क्रोड के हैं, यानी ये जो किनारे हैं वो सारे कैसे हैं, नुकीले हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये हमने आपको यहाँ औजार बता दिए, पत्थर बता दिए, औजार बता दिए, लक्षण बता दिए। ठीक है, अब हम यहाँ क्या देखेंगे, एक विशेष चीज देखेंगे। विशेष क्या है लिखें हम, क्योंकि यहाँ तीर कमान का आविष्कार हुआ है, या प्रक्षेपात तकनीक का जो सबसे शुरुआत यहीं को हमें देखने को मिलती है। तो ये एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि प्रक्षेपात तकनीक का हमें कहाँ सबसे पहले एविडेंस या साक्ष्य मिले हैं, तो वो मध्य पाषाण काल में मिले हैं। यानी तीर कमान का विकास भी हमें यहाँ ही देखने को मिलता है, क्योंकि पक्षियों का शिकार कर रहे हैं वो लोग, फेंक के मारने वाला, तो यहाँ आपको देखने को मिलेगा। तो हम क्या रख देंगे आप, विशेष। विशेष एक एक चीज हम टॉपिक को डील कर रहे हैं, आप इसके प्रॉपर नोट्स भर बनाएं। अब विशेष में हमने क्या बताया है, यहाँ क्या हुआ है, या ऑब्लिक लगा के और लिख लें हम, तकनीक। तकनीक भी पूछा जा सकता है कि प्रक्षेपात तकनीक का विकास कहाँ हुआ है, तो लिखे आप तकनीक का विकास हुआ है। अब इसके अंतर्गत क्या हुआ है, इसके अंतर्गत तीर कमान, तीर कमान का यहाँ विकास हुआ है, या तीर कमान का विकास कह सकते हैं अपन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला जो भी हमने विशेष में लिखाया है। ठीक है, और एक नोट और लिख लें आप यहाँ, एक और यहाँ चेंजेस हुआ है। अभी औजार पत्थरों के तो बन ही रहे थे, अब यहाँ हड्डियों के भी आपको औजार उपकरण देखने को मिल रहे हैं। तो लिखेंगे यहाँ हड्डी एवं, यहाँ हड्डी एवं सींग, सींग होती है ना जो, सींग के उपकरण, सींग के उपकरण, और क्या कह सकते हैं, या उपकरण या औजार प्राप्त हुए हमें, या औजार प्राप्त हुए हैं। ये सारे जितने भी तथ्य हम यहाँ आपको बोर्ड पर दे रहे हैं सारे इंपॉर्टेंट हैं। आप जब नोट्स बनाएंगे और आप देखेंगे कि हमने प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत 3 से 5 वीडियो देखे हैं, उनको आप अच्छे से देखेंगे, नोट्स बनाएंगे, समझेंगे किसमें कौन सी संस्कृति चल रही है, कौन से औजार प्रयुक्त हो रहे हैं, कौन से पत्थर उपयोग हो रहे हैं, क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, मानव का स्वभाव किस तरीके से बदल रहा है। तब आप देखेंगे मेंस में जब आप टॉपिक करेंगे या जब उसमें आप क्वेश्चंस लिखने की स्थिति में रहेंगे तो आपके पास बहुत सारी क्लियरिटी रहेगी। ठीक है ना। अब हम अगला देखते हैं, जैसा हम पढ़ते हैं कि हमें इसके एविडेंस कहाँ मिले और कहाँ देखेंगे, केवल मध्य प्रदेश में देखते हैं, क्योंकि हिस्ट्री किसकी पढ़ रहे हैं आप, एमपी की। तो अगली हेडिंग डालेंगे मध्य प्रदेश में स्थल। यही तो पैटर्न से अपन देख रहे हैं सारी चीजों को। और आप मेन हिस्ट्री भी नहीं आप पढ़े हैं तब भी आपका कंसेप्ट यहाँ से क्लियर हो रहा है, क्योंकि हम भारतीय इतिहास को भी यहीं से डील करते हैं। तो आप लिखेंगे मध्य प्रदेश में प्रमुख स्थल, मध्य प्रदेश में प्रमुख स्थल किसके, मध्य पाषाण काल के। ठीक है, तो यहां सबसे पहले क्या देखा आपने, पशुपालन देखा। तो जो सबसे पहला ही हम स्थल लिखा रहे हैं 1000 गुना फैक्ट इंपॉर्टेंट है। पहला देख लें आप, पहला है आदमगढ़। पहला कौन सा है, आदमगढ़। आदमगढ़, ये हुआ आपका आदमगढ़। अब आदमगढ़ जो एक सामान्य जानकारी है किस जिले में है, पहले तो ये ध्यान रखना है। तो ये होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में आता है, होशंगाबाद जिला हो गया ये।
अब इसकी खोज किसने की है और यह मिला क्या क्या है, तो यहाँ पहले लिखें आरबी जोशी साहब को 1964 में खोज की है उन्होंने, तो लिखें आप आरबी जोशी महोदय ने 1964 में खोजा। क्या खोजा उन्होंने यहाँ लघु उपकरण खोजे भारी मात्रा में, या पशुपालन के भी साक्ष्य मिले हैं। तो पहले वो लिखते हैं यहाँ हमें पालतू जानवर की हड्डियां मिली हैं। इससे तो पता चला कि हमें आदमगढ़ में क्या मिले हैं, जानवरों के साक्ष्य मिले हैं, पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। तो आपने जाना पालतू जानवर की हड्डियां, यानी इससे क्या आशा निकला, यानी पशु जहां हड्डियां मिलेंगी उससे हम क्या अंदाज लगाएंगे कि हाँ पशुपालन हुआ होगा, यानी पशुपालन के हमें साक्ष्य मिले, पशुपालन के साक्ष्य मिले। ठीक है, और क्या आदमगढ़ के बारे में जानेंगे, तो एक चीज और लिखेंगे, यहाँ आरबी जोशी साहब ने इसको माइक्रोलिथिक फैक्ट्री कहा है। यहाँ बहुत ज्यादा मात्रा में छोटे औजार मिले हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसे मतलब आदमगढ़ को माइक्रोलिथिक फैक्ट्री कहा। सारे तथ्य बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे माइक्रोलिथिक फैक्ट्री कहा क्योंकि भारी मात्रा में हमें यहाँ छोटे औजार प्राप्त हुए हैं। तो ये तो आपने जाना, अति इंपॉर्टेंट है। अब दूसरा हम एक चीज और आपको क्लियर कर दें, क्योंकि आप इंडियन हिस्ट्री जब पढ़ते हैं तब आपको वहाँ दिक्कत जाएगी। इसी संबंध में हम एक नोट लिखा रहे हैं आपको, यहीं नोट में आपको ध्यान रखना है, जब पूछा जाएगा भारत में सबसे पहले पशुपालन के साक्ष्य कहाँ मिले, तो आप आदमगढ़ टिक नहीं करेंगे, आप टिक करेंगे बागौर। बागौर कहाँ है, राजस्थान में। यहाँ दूसरे नंबर में साक्ष्य मिले हैं, यानी प्रथम पहली बार जब स्थान है जो बागौर है, और दूसरा ये है। तो आप कहीं डाउट ना कर जाए, वो हम यहाँ नोट में क्लियर कर दें। क्या लिखा दें हेडिंग आपको, पशुपालन के साक्ष्य भारत में, क्योंकि ये डाउट बन सकता है आगे चलकर। पशुपालन के साक्ष्य भारत में, तो प्रथम स्थान पर कौन है, प्रथम स्थान, मान लो उसने पहला स्थान पूछा कि पहले स्थान पर कौन है, तो आप टिक करेंगे बागौर। क्या टिक करेंगे, बागौर टिक करेंगे। बागौर कहाँ है, ये भीलवाड़ा राजस्थान में है, भीलवाड़ा राजस्थान में है। और जानकारी जानने के लिए यहाँ कोठारी नदी है, यानी कोठारी नदी घाटी में मिला है, ये कोठारी नदी घाटी है। और खोजकर्ता कौन है इसके, तो वो भी आप यहाँ लिख लें, खोजकर्ता आपके हैं यहाँ BN मिश्रा। ठीक है ना, BN मिश्रा। ये सब हम भारतीय इतिहास में जानते ही हैं, फिर भी आपको यहाँ ध्यान रखना है कि प्रथम स्थान जब पूछे तो बागौर टिक करेंगे। ठीक है ना, और दूसरा स्थान की जब भी बात आएगी, द्वितीय स्थान की जब भी बात आएगी, तो द्वितीय में क्या टिक कर देंगे आप, द्वितीय में तो आप आदमगढ़ ही टिक करेंगे। आदमगढ़ आपका MP होशंगाबाद वाला, और बाकी चीज़ें हमने आदमगढ़ के बारे में लिखा दी। अब मान लो 3 मार्कर में, अब तो 3 मार्कर बचा नहीं है, 2 नंबर में यदि आपसे आदमगढ़ पर पूछा जाता है तो आपके पास ये तथ्य हैं इतने सारे, आप आराम से डील कर सकते हैं। ठीक, अब दूसरा स्थल देखा जाए, आदमगढ़ तो हो ही चुका है। अब हम देखते हैं एक भीमबेटका। भीमबेटका में क्या प्रमाण मिले हैं मध्य पाषाण काल के। सबसे इंपॉर्टेंट तो आपका आदमीगढ़ था यहाँ से, क्योंकि पशुपालन के हमें सबसे ज्यादा प्रमाण मिले हैं वहाँ MP के संदर्भ में। अब दूसरा लिखे स्थल ही चल रहे हैं। दूसरा अभी हमने बताया आपको भीमबेटका। भीमबेटका आपको सब अच्छे से क्लियर है, हम 3-4 बार क्लास में बता चुके हैं अभी तक। भीमबेटका आपका रायसेन जिले के अंतर्गत आता है। मिला क्या है यहाँ, जो हम इसको जानेंगे। तो यहाँ भीमबेटका में एक कैसा कह सकते हैं, इसमें कला एवं कर्मकांड संबंधी हमें गतिविधियों का एक नाटकीय पूरा चित्रांकन बना हुआ है गुफा में।
तो लिख ले आप इसको। इसमें कला, इसमें कला एवं, कला एवं मतलब डिजाइनिंग है, कला एवं कर्मकांड संबंधी, कर्मकांड जानते हैं आप, जब कोई व्यक्ति मर जाता है, कर्मकांड संबंधी गतिविधियां, गतिविधियों का एक पूरा नाटक बना हुआ है वहां चित्र के रूप में, नाटकीय साक्ष्य, नाटकीय साक्ष्य, नाटकीय साक्ष्य भीमबेटका की गुफा से प्राप्त हुआ। नाटकीय साक्ष्य भीम, नाटकीय साक्ष्य भीम बेटिका की गुफा से प्राप्त हुआ। ठीक है, और इसको हम एक स्पेशल नाम से बोलते हैं, जैसे हम ऑडिटोरियम या सभा कक्ष कहते हैं, जिसे हम ऑडिटोरियम, जैसे ऑडिटोरियम या सभा कक्ष, सभा कक्ष कहते हैं। तो भी प्रश्न आ सकता है कि ऑडिटोरियम या सभा कक्ष कहाँ है, तो वो भी आपका भीमबेटका में है। क्या है वहाँ, एक कर्मकांड संबंधी नाटकीय पूरा चित्र वहाँ बना हुआ है। ठीक है, साक्ष्य मिले हुए। अब अगला हम जानेंगे तथ्य, यहाँ भीमबेटका का हो ही गया। अब जबलपुर के हम देखेंगे बड़ा शिमला नामक जगह से, तो लिखेंगे, हम लिखेंगे जबलपुर के समीप, जबलपुर के समीप बड़ा शिमला नामक जगह पर, बड़ा शिमला नामक जगह पर या नामक पहाड़ी पर, नामक पहाड़ी है वो एक, पहाड़ी पर हमें क्या मिले हैं, हमें विभिन्न हथियार मिले हैं लघु पाषाण काल के। जबलपुर के बड़ा शिमला नामक पहाड़ी पर विभिन्न हथियार मिले हैं, विभिन्न हथियार मिले हैं। ठीक है, तो ये आपके तीन क्या हो गए, स्थल हो गए। एक चीज और आप यहां देख लें, समाधान तकनीक की जो हमने बात की थी शुरुआत में, तो एकल और सामूहिक रूप हमें मिले हैं, परंतु मध्य प्रदेश में ऐसा हमें कोई प्रमाण नहीं मिला। केवल आदमगढ़ की बात की जाए तो मानव शव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने के हमें प्रमाण मिले हैं। तो वो भी आप जान ले, क्योंकि आपने इतना सारा जाना हुआ है पहले से, क्योंकि हमने आपको बताया कि यहाँ के मानव अंत्येष्टि वगैरह भी जानने लगे थे। तो एमपी में नहीं मिले हमें प्रमाण, एमपी में तो हमें मानव के साथ कुत्ते के मिले हैं। तो समाधान तकनीक लिख लें आप, लास्ट है समाधान तकनीक, यानी किस तरीके से वो शव को दफाते थे, इसकी बात करें। तो कई बार हमें देखने को मिला एकल, है ना, और कई बार हमें वहां देखने को मिला कि एक साथ या युगल या सामूहिक भी कह सकते हैं, युगल या सामूहिक। ठीक है, परंतु मध्य प्रदेश के, या ऐसा कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश में नहीं, या परंतु मध्य प्रदेश में लिख लें आप, परंतु मध्य प्रदेश में आदमगढ़ में, आदमगढ़ में मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने के साक्ष्य मिले हैं। बस, तो एक हमें यही एमपी भर में एविडेंस मिलता है। ठीक है, इस तरीके से हमने आज मध्य पाषाण काल कंप्लीट किया है। एक लास्ट टॉपिक यहाँ बचता है नव पाषाण काल, जिसमें मानव अब कृषि करना प्रारंभ कर देगा। नव पाषाण काल के बाद हम ये तीनों प्रकार पढ़ लेंगे। इसके बाद हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे ताम्र पाषाण काल, कुछ शैलाश्रय भी हैं उनको भी देखेंगे, यानी सारी चीज़ें आपको यहाँ से करा दी जाएंगी। आज के लिए धन्यवाद।